स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, जून 2025 का एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो चुका है और एग्ज़ाम 12 जून से 19 जुलाई तक चलेगी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। शुरू करते हैं। यह बुक का कोड है BHIC 112। भारत का इतिहास। जब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारत का इतिहास की शुरुआत 1605 से 1750 तक मानी जाती है, यानी कि 17वीं शताब्दी। और जब इसमें भारत में जब उस मुग़लों का आक्रमण ईस्वी हो रहा था, जैसे कि अकबर के प्रशासन के बारे में यहाँ इस बुक में बात की गई है और कैसे उस टाइम में व्यापार हुआ करते थे और सिखों के उदय के कारण और वहाँ मतलब चित्रकला, मराठों के उत्थान, ये सभी के बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। आपको इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला है, हिंद महासागर में व्यापार के नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसे आप एक बार ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले देखें। दूसरा है, 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में वैष्णव शक्ति का विकास के चर्चा करें। सिख धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण। मैंने इसका आंसर भी आपको बताया है। पहला, हिंद महासागर में व्यापार नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएं। जब हिंद महासागर की खोज हुई तब बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो एक दूसरे देशों से कनेक्ट हुए, जैसे कि वास्को डी गामा जब भारत की खोज 1498 में किए थे, तब व्यापारों का मार्ग खुल गया, मतलब भारत से व्यापार होने लगे और धीरे धीरे कई देश एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़े। हिंद महासागर में व्यापार के फायदे भी देखने को मिले। जैसे ही व्यापार मार्ग की खोज हुई तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अनेक क्षेत्र जुड़े और मसाले, कीमती वस्तुएं, ये सभी का आदान प्रदान होने लगा। हिंद महासागर को समुद्री व्यापार नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। व्यापार मार्ग में कई ऐसे संस्कृतियाँ, जब एक दूसरे देशों से जब लोग कनेक्ट हुए तो वहाँ की संस्कृतियाँ भी आदान प्रदान होने लगी, मतलब वहाँ के रीति रिवाज जैसे कि त्यौहार, उत्सव एक दूसरे के साथ मनाने लगे। और साम्राज्य और राज्यों की भूमिका भी इसमें देखने को मिली थी। विभिन्न राज्यों और व्यापारों को इसमें भूमिका थी। हिंद महासागर व्यापार गतिशीलता और अनुकूलनीय प्रणाली थी, जो कि बाजार की मांग और तकनीकी प्रगति में बदलावों के प्रति प्रतिक्रिया करती थी। हिंद महासागर में भी जब व्यापार शुरू हुआ था तब समुद्री डकैतें भी वहाँ पर विद्यमान थी। जैसे ही वह सागरों में वस्तुओं को लेकर जाते थे व्यापारी, तब समुद्री डकैतें उन पर हमला करती थी। यह तो एक आम चुनौती थी उनके लिए, फिर भी व्यापार रुका नहीं, व्यापार चलते ही रहा। पूर्वी अफ्रीका के लोगों पर भी हिंद महासागर का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी संस्कृतियाँ और पर्यावरण तक भी फैली हुई थी। हिंद महासागर व्यापार ने पूर्वी अफ्रीका तटीय समुदाय की सामाजिक गतिशीलता में योगदान दिया। इससे महानगरीय शहरों का निर्माण हुआ और व्यापारिक विकास भी हुआ था। समाज में विविधता आई, मतलब समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों का आगमन होने लगा और समाज एक दूसरे से जुड़ता गया। हिंद महासागर के ऐतिहासिक महत्व ने पूर्वी
अफ्रीका तटीय शहरों को आकर्षक पर्यटन स्थल बना दिया। मतलब यहाँ पर लोग आकर अपना मतलब घूमना फिरना चालू कर दिए, जिससे कि उनकी सांस्कृतिक विरासतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूसरा क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के दौरान मतलब वैष्णव भक्ति के विकास पर चर्चा करना है। जब 16वीं शताब्दी की शुरुआत मतलब 16वीं से 17वीं शताब्दी में वैष्णव भक्ति का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। जब आप लोग जानते हैं कि वैष्णव भक्ति होती क्या है, इसमें कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में भजन एवं गीतों के द्वारा भगवान को प्रशंसा किया जाता था और उन्हीं की आराधना में लोग लीन रहते थे और कृष्ण भक्ति को भारत के विभिन्न देशों में फैलाने की कोशिश 16वीं से 17वीं शताब्दी में हो रही थी। उनमें से कुछ ऐसे भक्त थे जैसे सूरदास, मीराबाई, इन सभी ने कृष्ण प्रेम और के प्रति अपने समर्पण को दर्शाया। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आपने कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु भी जो कि एक संत थे, इन्होंने भी कृष्ण की पूजा का प्रचार करना शुरू कर दिया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वैष्णववाद की परंपरा को प्रेरित किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी में वैष्णव भक्ति आंदोलन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली थी। इसमें विष्णु और उनके अवतारों और कृष्ण और राम के प्रति भक्ति पर जोर दिया गया। इस अवधि में कविता, संगीत और भक्ति प्रथाओं का जीवांत पुनरुत्थान हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, सिख शक्ति के उदय का कारण। सिख शक्ति का उदय का कारण यानी मतलब सिख शक्ति की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में जानेंगे। 18वीं से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिख शक्ति की उदय हुई थी। मतलब उत्तरी भारत में सिख शक्ति ज़्यादा विकसित हुई थी और गुरु नानक द्वारा सिख साम्राज्य का गठन हुआ था। गठन हुआ था। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी थी और अलग अलग धार्मिक और सामाजिक पहचान की नींव रखी और अपनी शिक्षाओं और अच्छे कार्यों से सिख धर्म को आगे बढ़ाया। बाद में अनेक सिख गुरु आए, जिसमें से गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह विंद ने सिखों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खालसा के गठन के बाद और भी सिख धर्म मतलब अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सशक्त हुए। जब मुगल सत्ता का पतन हुआ था, यह भी सिखों के योगदान से ही हुआ था। जब मुगल ने सिखों पर अत्याचार करना शुरू किया तो सिख के बहुत सारे मतलब जो गुरु थे, उन्होंने मुगलों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कुछ सैनिक संगठनों का भी सिखों ने निर्माण किया। सैन्य सुधार और मजबूत किलेबंदी द्वारा अपने सिख साम्राज्य का विस्तार करते गए। आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक मतलब भूमि राजस्व में भी सुधार किए और व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाया, जिसमें रणजीत सिंह के अधीन व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने से सिख साम्राज्य की समृद्धि में योगदान मिला और सुचित व्यापार मार्गों की स्थापना हुई और वाणिज्य को बढ़ावा देने से व्यापारी और कारीगरों को आकर्षित किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। धार्मिक सहिष्णुता मतलब एक कट्टर सिख होने के बावजूद रणजीत सिंह ने धार्मिक सहिष्णुता और धर्म निक्षेप शासन का भी पालन किया। राजनीतिक गठन हुए सिख संबंधों को संतुलित किया गया और सिख पहचान को दृढ़ता मिली। निष्कर्ष यह है कि जब
18वीं से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिख शक्ति का उदय एक बहुआयामी घटना थी, जो कि राजनीतिक और सैन्य और आर्थिक सामाजिक कारकों से प्रभावित थी। सिख समुदाय एक धार्मिक समूह से एक दुर्जय राजनीतिक और सैन्य शक्ति में परिवर्तन और गुरुओं की शिक्षाओं व महाराज रणजीत सिंह के रणनीतिक नेतृत्व और सिख लोगों के लचीलेपन से प्रेरित था। मतलब सिख शक्ति का जब उदय हुआ था तब गुरु रणजीत सिंह जो इसके नेता थे, उन्होंने अपने धार्मिक और सैन्य के द्वारा मतलब सिख समुदाय को एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त कराया और मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ रणजीत सिंह के तहत रणनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक सुधारों ने सिख साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण और विस्तार को सक्षम बनाया। रणजीत सिंह की समावेशी नीतियों और कूटनीतिक कौशल ने उनके साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। वो ना होते तो क्या होता। 4th है 16वीं से 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा के विस्तार पर चर्चा करना है। इसमें मतलब 16वीं से 17वीं शताब्दी में जब फारसी भाषा का आगमन हुआ तो मुगल और ओटोमन साम्राज्य ने इसे अपनाने के लिए प्रेरित हुए। फारसी भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। जब शाह इस्लाम प्रथम ने भी इसे अपने प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों में इसका मतलब उपयोग करने लगे। मुगल साम्राज्य में भी फारसी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। अकबर और जहांगीर शाहजहां जैसे सम्राट ने फारसी कवियों और विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया और जिससे कि फारसी भाषा को बढ़ावा मिला। ओटोमन साम्राज्य जो कि भाषा तुर्की थी, ओटोमन साम्राज्य जिसकी भाषा तुर्की थी, उसने भी फारसी साम्राज्य मतलब फारसी भाषा को अपनाने मतलब फारसी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कविताएं और विभिन्न दर्शन का बहुत इसमें ओटोमन साम्राज्य में महत्व बढ़ने लगा। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब फारसी भाषा उच्च सांस्कृतिक और शिक्षा और साहित्य का पर्याय बन गया। निष्कर्ष का डिस्कशन करना है कि जब 16वीं से 17वीं शताब्दी में फारसी का विस्तार हुआ तब मूल भूमि से परे जो कि साम्राज्यों में एक प्रमुख संस्कृति का प्रशासनिक भाषा बन गई थी। 5वां क्वेश्चन है कृष्ण चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। कृष्णगढ़ चित्रकला जो कि 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है और यह कलात्मक परंपरागत राजा सावंत सिंह द्वारा विकसित हुई थी, जो कि एक कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। और कुछ इसके प्रमुख लक्षण मतलब जो कृष्णगढ़ चित्रकला थी उसके कुछ मतलब लक्षण थे, क्या क्या उस मतलब पेंटिंग में क्या क्या किस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी, इसके बारे में चेहरे किस प्रकार के थे, रंग किस तरह का उपयोग होता था, इसमें कृष्णगढ़ की पेंटिंग में मतलब चर्चा की गई है। कृष्णगढ़ इसमें निष्कर्ष में यह लिखना है कृष्णगढ़ की पेंटिंग के अपने मतलब रोमांटिक मतलब कृष्ण और राधा के ये सभी के बारे में इसमें लिखा गया है। 6 क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में मुगल और मराठा संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी। मतलब कैसा मतलब 17वीं शताब्दी में मुगल और मराठा संबंध कैसे थे इसके बारे में बताना है। आप सभी को पता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल और मराठा संबंधों में संघर्ष में हमेशा गतिशीलता देखी गई थी। इस अवधि में दोनों के बीच मतलब दोनों मुगल और मराठा थे, दोनों में हमेशा युद्ध होते रहते थे और प्रारंभिक संघर्ष भी हुए जिसमें उनको हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते देखा गया।
सेवेंथ है दक्कन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। मतलब दक्कन चित्रकला थी या क्या थी, इसके पहले में हम लोग पहले जानेंगे। दक्कन चित्रकला यानी दक्कन पेंटिंग भी इसे कहते हैं, मध्य भारत के दक्कन क्षेत्र में विकसित हुई थी और एक भारतीय लघु चित्रकला शैली है। यह विशाल देसी और विदेशी कलाओं का मिश्रण माना जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है, जैसे कि देसी और विदेशी कलाओं का मिश्रण और समृद्ध रंग, जटिल रचनाएं, वस्त्रों का विस्तृत प्रतिनिधित्व, सोने का उपयोग इसमें हुआ। अहमदनगर चित्रकला इसके एग्जाम्पल है। अहमदनगर चित्रकला इसके एग्जाम्पल है। बीजापुर चित्रकला, गोलकुंडा चित्रकला इसी चित्रकला से प्रभावित थी। मतलब इन्हीं को दक्कन चित्रकला इन्हीं से देखकर यहाँ विकसित हुई। और 8वां क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मुगल और सिख संबंधों कैसे थे। जहांगीर के शासनकाल में तो यह बहुत ज़्यादा तनाव भरापूर्ण रहा, क्योंकि जहांगीर ने सिख गुरुओं की हत्या की थी, जिससे कि सिख साम्राज्य काफ़ी उनसे रुष्ट थे और इसीलिए उनके संबंध कभी अच्छे नहीं हो पाए। पहले शुरू में अकबर के काल में उनके बीच, सिखों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। धीरे धीरे वह जहांगीर के शासनकाल तक आते आते ख़त्म हो चुके थे उनके बीच संबंध। जब जहांगीर ने उन पर अत्याचार किया, तब खालसा का गठन सिखों द्वारा हुआ और वह सैन्य शक्ति में वृद्धि करने लगे। यही सब इसमें लिखना है। 9 में मराठाओं के उत्थान के कारणों का विश्लेषण करना है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में की थी। इसकी स्थापना उस समय दक्कन की विशेषता वाली अराजकता और कुषाण शासन के जवाब में की गई थी। मराठा साम्राज्य के उत्थान के कई कारण थे, भौगोलिक, राजनीतिक और सैन्य और सामाजिक भावनाएं। भौगोलिक स्थिति पहाड़ और घने जंगल थे। राजनीतिक में मुगल साम्राज्य का पतन, दक्कन की अराजकता और मुगल विस्तार। सैन्य रणनीति में स्थानीय सैन्य संगठन और गुरिल्ला युद्ध जैसे शामिल किए गए थे। सामाजिक धार्मिक भावनाएं, मत आंदोलन, ये सभी लिखना है। निष्कर्ष यह कि मराठाओं के उत्थान के कई कारण, इसके मतलब कई परिणाम थे। टिप्पणियाँ लिखनी है। जागीरदारी संकट क्या थी इसके बारे में, और या मतलब इसमें भूमि अनुदान किया जाता था। मतलब भूमि से पैसे लिए जाते थे और उस भूमि से कर वसूलने के लिए कुछ जागीरदार थे जो किसानों से भू राजस्व की वसूली करते थे। पश्चिम भारत में मंदिर वास्तुकला। शेख अहमद शरीद कौन थे इसके बारे में बताना है। और नूरजहां, जिसका अर्थ है दुनिया की रोशनी, और साहूकार और शरीफ कौन थे ये इसमें बताना है। सारांश है, साहूकार धन उधार देने के व्यवसाय में थे, और जबकि शरीफ मुद्रा विनिमय और वित्तीय लेन देन में शामिल थे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।